हेलो गाइस। तो अब लास्ट पार्ट इस तरह से स्टार्ट होता है कि एक दफ़ा हाना अपने घर पर कुकिंग कर रही थी, लेकिन बिजली का बिल पे ना होने की वजह से उसकी पावर कट डाउन कर दी जाती है और इसी वजह से वो अपनी बेकिंग कंप्लीट नहीं कर सकी थी। उसके इंग्रेडिएंट्स ज़ाया ना हो जाएं, इसीलिए वो लास्ट सेवर में जाकर छुप जाती है और वहीं पर ही कुकिंग स्टार्ट कर देती है। रात के इस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो वो अच्छे से अपना सारा काम कंप्लीट करती है और सुबह डिलीवरी के टाइम पर अपनी सारी चीज़ें वहाँ रखती है। वहाँ से जाने ही वाली थी कि इतने में फ्यूजी वहाँ पहुँच जाता है। उसे छुपने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इन दी एंड पकड़ी ही जाती है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोलती है कि आज मैं जल्दी ही आ गई थी और यहाँ मेरी कोई चीज़ गिर गई थी, वही उठा रही हूँ। पीछे ही उसका डिलीवरी वाला बैग भी पड़ा हुआ था। वो पकड़ी जाती, उससे पहले ही वो फ्यूजी को मुड़ने नहीं देती और अपने करीब कर लेती है। पर फ्यूजी वही सीन जो उसका हिरोशी के साथ था, देखने के बाद बहुत हर्ट था। उससे बोलता है कि अब हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, आई थिंक हमारे बीच सारा कुछ दी एंड हो चुका है। अब उसके बाद फ्यूजी जाता है अपने डैड के पास और उन्हें किसी न किसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है। उनके साथ एक बेट ही लगा लेता है। कहता है कि वर्ल्ड चॉकलेटियर कंपटीशन होने वाला है और उसमें मैं लास्ट सेवर को भाग दिलाना चाहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि लास्ट सेवर वो जीत जाएगा और अगर जीता तो हमारी कंपनी ने उसे एक्वायर किया हुआ है, हमारी पब्लिसिटी बढ़ेगी और आपकी कंपनी को बिजनेस में बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसी बेट पर उसके डैड भी मान जाते हैं। अब जब वो ऑफिस में बैठा हुआ था तो हेड शेफ को लगता था कि वो इस कंपटीशन में लास्ट एवर की तरफ से पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन फ्यूजी ने फैसला किया था कि एनोनिमस शेफ की बनाई हुई डिशेज ही हम उस कंपटीशन में लेकर जाएंगे। अब ये सुनते ही हेड शेफ का तो दिल ही टूट जाता है। वो बहुत सैड हो गई थी और उसे सैड देखकर उसके सारे कोलीग्स भी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग एक एनोनिमस पर्सन को लास्ट एवर को कैसे रिप्रेजेंट करने दें जो आज तक लास्ट एवर में कभी आया ही नहीं, हमने उसे देखा भी नहीं। अब हाना ऐसा करती है कि हेड शेफ की हेल्प करती है। उसे जाकर कहती है कि मैं एनोनिमस शेफ को जानती हूँ और उसे कन्विंस करने की कोशिश करूँगी कि आपको वो वही रेसिपी सिखा दे। और फिर वो फेस कवर करके अपनी एक वीडियो बना लेती है और फिर सारों को इस तरह से ट्रेनिंग देती है कि जैसे एनोनिमस शेफ उसके साथ लाइन पर है, लेकिन वो तो एक रिकॉर्डेड वीडियो थी जो वो सबको दिखा रही थी। वो किसी को भी उस शेफ की आवाज़ नहीं सुनवाती और ऐसे प्रेजेंट करती है कि जैसे वो शेफ उसके अलावा किसी से बात नहीं करना चाहता। और फिर वो सारों को अच्छे से इंस्ट्रक्ट करके हर रेसिपी बहुत ठीक से समझा देती है। अब हाना ने तो अपना काम पूरा कर दिया था। अब उसके बाद एक दफ़ा वो सीईओ के कमरे में जाती है। यहाँ पर उसे कुछ प्रपोजल्स दिखाई देते हैं जो कि लास्ट सेवा के क्लोजर से रिलेटेड थे। ये देखते ही उसका दिल टूट जाता है। उसने अपनी सीक्रेट रेसिपीज़ भी शेयर कर दी थी, लेकिन उसे लगता है कि फ्यूजी भी बाकी लोगों की तरह से एक बिजनेसमैन है। उससे वो रेसिपीज़ चुराने के बाद अब वो लास्ट सेवा को बंद करने वाला है। वो बहुत हर्ट हो जाती है, जबकि उसी समय एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। फ्यूजी का सेक्रेटरी जिसका नाम तकाशी था और वो उसका कज़न भी था, वो बताता है कि इस टाइम पर हाना का नेटवर्क किसी भी कॉल पर कनेक्टेड नहीं था। मैंने चेक करके देखा, इसका मतलब है कि वो एक रिकॉर्डेड वीडियो थी या फिर वो सिर्फ एक नाटक था। हाना खुद ही वो एनोनिमस शेफ है और आप लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रही थी। ये सुनते ही वो सारे हैरान रह जाते हैं। वो सब शॉक में थे, दूसरी तरफ हाना भी। वो जैसे ही निकलती है तो वो लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे और बस यहीं पर उसका सोशोफोबिया फिर से बाहर निकल आता है। वो सब कुछ छोड़ती हुई वहाँ से भागने लगती है। फ्यूजी उसके पीछे पीछे आता है, उससे कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ही वो एनोनिमस शेफ हो। लेकिन वो रो रही थी और कह रही थी कि फ्यूजी तुम भी बाकी सब जैसे निकले, तुम लास्ट सेवर को बंद करने वाले हो हमारी रेसिपीज चुराने के बाद। और बस यही कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है, जबकि तकाशी पीछे से आता है और फ्यूजी को कहने लगता है कि कोई बात नहीं, जाने दो, इसकी रेसिपी तो आ चुकी है, हमें अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फ्यूजी ने हाना को जाते जाते ये बता दिया था कि लास्ट सेवर को ना बंद करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि हम ये कॉम्पिटिशन जीते। और उधर हेड शेफ, उसका दिल भी पिघल जाता है हाना की सिंसेरिटी को देखकर। उसने फैसला किया था, वो फ्यूजी के सामने आकर कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन रेसिपी मालूम होने के बाद भी कुछ मिसिंग है। मैं वैसी चॉकलेट नहीं क्रिएट कर पा रही जैसी हाना करती थी, इसलिए मेरी जगह उसी को इस कंपटीशन में जाना चाहिए। उधर हाना ने वहाँ से जाने का एक दफ़ा तो फैसला कर ही लिया था। वो जाते जाते अपना रिज़ाइन भी दे जाती है और साथ में एक लेटर भी लिखती है फ्यूजी के नाम पर और बाकी कोलीग्स को भी उसमें थैंक्स करती हैं। बताती है कि किस तरह से उसकी लाइफ एक स्ट्रगल से गुजरी हुई थी। वो एक बंद कमरे में ज़िंदगी गुजारती थी, लेकिन उन लोगों के साथ मिलकर उसे दुनिया में घुलना मिलना अब अच्छा लग रहा था। वो बदल रही थी। फ्यूजी काफ़ी परेशान हो जाता है और फिर जैसे ही उसके फ्लैट पर पहुंचता है तो पता चलता है कि वो तो यहाँ से कहीं जा चुकी है। लेकिन जाते जाते एक मैगजीन का पेज ओपन था जिसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट काकाओ के बारे में लिखा हुआ था और यही इंग्रेडिएंट उसके मास्टर शेफ भी यूज़ करते थे। लास्ट टाइम जब उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी तो यही इंग्रेडिएंट यूज़ करके जीती थी। उसे समझ आ जाती है कि हाना, वो भोली भाली लड़की, एक दूसरे देश में यही इंग्रेडिएंट हासिल करने के लिए जा रही है।
जबकि उधर हिरोशी डॉक्टर आयरीन से मिलता है और उसे बताता है कि बचपन में मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसकी वजह ये थी कि मेरा डैड उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। लेकिन मैं अपनी माँ से नफरत नहीं करता, मैं उसके लिए खुश हूँ कि उसने आज़ादी चूज़ की थी। और हाँ, अगर फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी में प्यार को जगह नहीं देना चाहती तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस फैसले को रिस्पेक्ट देता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। और इसके साथ ही उसका कोट वापस करके वो उसके और अपने इस ऑकवर्ड से रिलेशनशिप को दी एंड कर देता है। जबकि उधर फ्यूजी सीधा जाता है हिरोशी के पास और उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है हाना कहाँ गई है? जाओ और उसे जाकर तलाश करो, उसे रोक कर वापस लाओ, वहाँ खतरा है जहाँ वो गई है। हिरोशी कहता है, मैं क्यों वहाँ जाऊँगा, मेरी वो क्या लगती है? तो फ्यूजी बोलता है, क्या अनजान ना बनो, तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मैं देख चुका हूँ, मैंने तुम दोनों को किस करते देखा था। और फिर इस बात पर फ्यूजी स्माइल करने लगता है और उससे कहता है कि शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उस रात को मैं ड्रंक था और मुझे उसके फेस में बार बार आयरीन दिख रही थी और मैं उसे नहीं बल्कि आयरीन को रोकने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसे किस नहीं की थी। असली सीन कुछ ऐसे था। अब इसके बाद जब हिरोशी होश में आया था तो हाना ने उसे सारा कुछ सच सच बता दिया था। वो उससे कहती है कि मेरा भी तुम पर कभी क्रश हुआ करता था, क्योंकि शायद तुम्हें याद नहीं है, तुम वो पहले शख्स हो जिसने मेरी जान बचाई थी और मेरे उसके साथ इंटरेक्शन हुआ था इसी रोड पर। बस तब से मैं तुम्हें बार बार देखती थी और तुम्हारे ही प्यार में खोई हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ये सारा कुछ ओवरकम कर चुकी हूँ और तुम्हें भी अपने प्यार के बारे में आयरीन को खुद इजहार कर देना चाहिए। और यहाँ पर हिरोशी उससे कहता है कि तुम्हें फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वहाँ पर मैं नहीं था जिसने तुम्हारी जान बचाई है, बल्कि उस दिन फ्यूजी था जो कि मेरा गिटार पकड़कर वहाँ से गुजर रहा था और उसने मुझे बताया भी था कि मैंने किसी को बचाया है। इसका मतलब है कि स्टार्ट से लेकर अब तक तुम्हें जिसकी तलाश थी वो मैं था ही नहीं, बल्कि वो फ्यूजी था। अब फ्यूजी जैसे ही ये सुनता है तो वो तो पागलों की तरह से हाना को तलाश करते हुए उसके पीछे उसी देश पे पहुंच जाता है जो कि नेबर में ही था। लेकिन वहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे थे और हाना को यहाँ पर लुटेरे भी पकड़ लेते हैं। वो उस पर अटैक करने ही वाले थे कि इतने में फ्यूजी ऊपर से पहुंच जाता है। उसने हाथ में एक लंबा सा डंडा उठाया हुआ था और वो उन सारे गुंडों की ठीक ठाक ठुकाई लगाता है और उसके बाद अपनी हाना को बचा लेता है। हाना उसे देखते ही हक कर लेती है। वो बहुत खुश हो गई थी, उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी दूर उसे कोई बचाने के लिए पहुंच जाएगा। इतने में वो देखती है कि फ्यूजी तो जख्मी भी था। वो तुरंत ही उसकी मरहम पट्टी कराती है और फिर फ्यूजी उससे कहने लगता है कि मैंने फील किया है कि तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो, कहीं तुम मेरे लिए फॉल तो नहीं कर चुकी। और वो कहती है, नहीं, तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हारी फिक्र तो करूंगी ना। लेकिन वो बोलता है कि अब तो मैं तुम्हारा बॉस नहीं, तुम तो रिजाइन देकर आ चुकी हो। अब उसके बाद वो उसको एक ऑफर देता है और वो ये थी कि लास्ट सेवा को रिप्रेजेंट करते हुए तुम वर्ल्ड चॉकलेटियर कंपटीशन में हिस्सा लोगी और जापान को फर्स्ट प्राइज दिलाओगी। हाना उसे क्या ही जवाब देती, अभी तो उसे अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जमा करना था। इतने में वो बताती है कि यहाँ पर मैं काकुआ लेने के लिए आई हूँ और वो कहाँ से मिलेगा, अब वो फार्म लेडी भी तलाश करनी है। और फाइनली वो दोनों मिलकर उस लेडी को तलाश कर लेते हैं और पता चलता है कि उस साल उसके मास्टर शेफ ने जो इंग्रेडिएंट लिया था वो थोड़ा सा खराब था और सबको लग रहा था कि वो फसल खराब हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट निकला था। और इन दी एंड यही फील हुआ था कि गॉड की तरफ से एक डैमेज्ड गुड में ही विनर होने की एबिलिटी रखी हुई थी। और यही बात हाना एक इशारे के तौर पर समझ जाती है और कहती है कि मैं भी तो एज अ पर्सन डैमेज्ड ही हूँ, तो मैंने फैसला किया है कि अब की बार मैं इस चैंपियनशिप में जाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। और अब की दफा का सीक्रेट इंग्रेडिएंट मेरे अपने हाथ और मेरी रेसिपीज मेरा दिल होने वाले हैं। और इसके साथ ही वो फ्यूजी की प्रेजेंट की हुई ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। फ्यूजी उसे थैंक्स करते हुए साथ ही सरंगाई भी बोल देता है, क्योंकि हाना कोरियन ओरिजिन से थी। वो उसे कहती है कि ये वर्ड्स इतने कैजुअल नहीं बोलते, ये फ्रेंड्स को तो बोल भी नहीं सकते। वो कहता है, इसमें ऐसी कौन सी गलत बात है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो ये बोलूंगा ही सही। लेकिन वो उसे डांट कर चुप करा देती है कि तुम्हें कोरियन बिल्कुल भी नहीं आती। उधर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फ्यूजी के डैड की तबीयत खराब हो गई थी। वो कोलैप्स करके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और कोमा में चले गए थे। फ्यूजी तुरंत ही वापस आता है और उसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग होल्ड करता है। यहाँ पर वो इमरजेंसी में मैनेजमेंट को प्लान कर रहा था कि ऊपर से उसका कजन तकाशी आ जाता है, जो कहने लगता है कि अब तुम डायरेक्टर की सीट पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा हूँ। और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने फ्यूजी का इमेज भी खराब करने की कोशिश करता है कि इसके डैड को इसी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, तभी उनकी तबीयत भी इतनी ज्यादा खराब हो गई है। वो कभी भी इसको लाइक नहीं करते थे, ना ही इस पर भरोसा करते थे। और फिर जानबूझकर उससे कहता है कि अगर तुम मुकाबला कर सकते हो तो वोटिंग में मेरा मुकाबला करो। और साथ ही हाथ उसके सामने बढ़ा देता है। उसे पता था इसकी कमजोरी का, लेकिन यहाँ फ्यूजी सबके सामने अपनी इस कमजोरी पर थोड़ा बहुत काबू पाता है। उससे हैंडशेक करता है और उसके बाद तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। डैड कभी भी फ्यूजी से नफरत नहीं करते थे। उन्हें पता था कि तकाशी आजकल क्या कर रहा है। वो बोलते हैं उसे
कि तुम शायद जानते नहीं हो लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। कोई मेहनत करके लीडर नहीं बनता, बल्कि ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ होती हैं जो कि तुम में नहीं है लेकिन मेरे फ्यूजी में है। इसीलिए जो तुम कर सकते हो वही करो। और बस उसने दिल ही दिल में नफरत पाली हुई थी। उसने फैसला किया था कि चाहे जो भी हो जाए वो फ्यूजी को हार नहीं बनने देगा। उधर हाना फ्यूजी से कहती है कि तुम हिम्मत ना हारो, कुछ लोगों को अपने साथ मिलाओ और दोबारा से काम करना स्टार्ट करो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जीत जाओगे। अब उसके बाद वो कुछ शेयर होल्डर्स से बात करता है और अपने लिए वोटिंग और परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करता है। उसे काफ़ी कामयाबी भी हुई थी, लेकिन अभी भी लग रहा था कि जैसे वो तकाशी से नंबरिंग में पीछे ही रहेगा। उधर हाना दोबारा से ला सेवा में आती है और यहाँ पर सारे लोग उसके सामने आज ग्लासेस लगाकर खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी से नजरें नहीं मिला सकती, उन्हें उसे ऑकवर्ड ना लगे, इसलिए वो उसे इजी फील करा रहे थे। लेकिन फ्यूजी ने हाना से एक्सक्यूज कर लिया था। वो कहता है कि मैं आना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन शायद तुम्हारे कंपटीशन में आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि वोटिंग वाली मीटिंग उसी दिन और उसी टाइम पर होनी है जिस टाइम पर तुम्हारा कंपटीशन है। अब उसके बाद हाना को बुलाया जाता है। वो जैसे ही लाइमलाइट में आती है तो बहुत डर जाती है, बस कांपते कांपते किसी तरह से अपनी सीट पर पहुंच ही जाती है और फिर उसकी सांस में सांस आई थी। इतने में जब वो कुकिंग कर रही थी तो उसे कुछ लोग आवाज़ें देते हैं। ये उसके अपने ही ला सेवा के कोलीग थे। वो जैसे ही देखती है तो सब ने अपने फेस के आगे फ्यूजी वाला मास्क लगाया हुआ था। वो सिर्फ फ्यूजी ही तो था जिसकी नज़रों में वो देख सकती थी और कॉन्फिडेंस फील कर सकती थी। दूसरी तरफ हमें फ्यूजी को दिखाते हैं। वो आज अपना सारा आइडिया और अपने फ्यूचर के सारे प्लान्स अपने शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करता है और बताता है कि किस तरह से वो प्रॉफिट को एक साइड पर रखकर लोगों के दिल जीतना चाहता है और इस चॉकलेट के थ्रू वो सबको खुशियां बांटना चाहता है। उसकी बातें, उसके प्लान्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसके डैड ने बताया था। वो वाकई एक लीडर था और ये वो चीज थी जिसकी तकाशी में कमी थी, और यही बात शेयर होल्डर्स ने भी फील कर ली थी। यहाँ पर एक लेडी थी जिसके पास काफी ज्यादा शेयर्स थे और उसी का ही फैसला गेम चेंजिंग होने वाला था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसी मास्टर शेफ की वाइफ थी। वो कहती है कि ला सेवर को मेरे हस्बैंड के फ्यूजी ने बहुत अच्छे से चलाया है और इसीलिए मैं इसके हक में वोट दूंगी। उधर हाना को जब स्टेज पर बुलाया जाता है कि अपनी रेसिपी के बारे में कुछ बताओ, तो बस वो तो नजरें ही नहीं उठा पा रही। उसे बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन इतने में कोई उसे आवाज देता है और वो फ्यूजी था, जो कि अपनी मीटिंग की वोटिंग छोड़कर खुद वहां पहुंच गया था और उससे कहता है कि तुम बस ऐसे ही फील करो कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ और कोई भी नहीं। वो उसकी नजरों में देखती है और बहुत कुछ बोल देती है और बहुत ही अच्छा बोलती है। और फिर फाइनली हमें दिखाते हैं कि सारा कुछ बहुत अच्छा गया था। हाना ने वो कंपटीशन विन कर लिया था और उसके बाद वो भागती हुई जाती है और फ्यूजी को हग कर लेती है और जाती ही उससे कहती है आई लव यू, और वो भी उससे कहता है कि मैं सारंगाई का मतलब जानता हूँ और मैंने जब बोला था तो मेरा मतलब भी यही था। अब वो दोनों फाइनली एक कपल बन चुके थे और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि फ्यूजी वोटिंग में जीत गया था और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ रिफ्यूज हो चुका था। हाना को काफ़ी अर्सा पहले ही पता चल गया था कि वो फ्यूजी से ही प्यार करती है, क्योंकि एक दफ़ा सेशन लेते हुए उसने आयरीन से पूछा था कि ये फ्यूजी ही क्यों है जिसकी आंखों में मैं देख सकती हूँ। वो बोलती है कि तुम्हें क्या फीलिंग आती है। वो कहती है कि मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मुझे ऐसा लगता है कि यही वो पर्सन है कि जिसकी खुशी में मैं खुश होती हूँ और उसके उदास होने पर मैं भी सैड हो जाती हूँ। तो आयरीन ने उसे कहा था कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें प्यार हो चुका है। और बस आज उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। अब ये सारा कुछ करने के बाद फ्यूजी जाता है अपने कज़न तकाशी के पास, जो कि अंधेरे में बैठा हुआ था। वो उससे कहता है कि मेरे और तुम्हारे डैड ने मिलकर इस कंपनी को फाउंड किया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि कभी भी हमें हालात इस डगर पर लेकर आ जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा था। तुम्हारी अपनी क्वालिटीज़ हैं और मुझे इस कंपनी को चलाने में तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ से किक आउट नहीं करना चाहता। तकाशी भी अपनी हार मान चुका था, लेकिन फिर भी उससे कहता है कि क्या मैं हमेशा इसी तरह से तुम्हारा शैडो बनकर रहूंगा। तो फ्यूजी उससे कहता है कि अगर लाइट होगी तो ही शैडो बनेगा। लाइट और शैडो दोनों एक साथ होते हैं। अब उसके बाद वो अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड को होश आ गया था और उसके बाद वो उससे कहते हैं कि मुझे हमेशा से तुम पर प्राउड था, लेकिन तुम्हारी तरबियत करने के लिए मुझे तुम पर सख्ती करना पड़ती थी। और वो अपनी लास्ट विश उसके सामने रखते हैं कि काश मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के इस दुनिया से जा सकूं, तुम्हें एक दफ़ा छू सकूं। और उसके बाद फ्यूजी आगे बढ़ता है, अपने डैड का हाथ पकड़ लेता है कि आखिरी विश पूरी हो गई थी। और उधर हमें दिखाते हैं कि ला सेवर भी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ दोबारा से चल रही थी और अब वो पहले से भी ज़्यादा अर्निंग्स, प्रॉफिट और फेम कमा रही थी। और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका सबको वेट था, और वो था फ्यूजी और हाना की शादी का दिन। और यही शादी अटेंड करने के लिए हिरोशी भी आया हुआ था। आयरीन भी उसके बाजू में आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैंने बहुत सोच कर देखा है और मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी में प्यार को एक चांस देना ही चाहिए। और उसने
हिरोशी का दिया हुआ गिफ्ट भी अपने हैंडबैग पर सजाया हुआ था। ये देखते ही हिरोशी उसका हाथ पकड़ लेता है। अब लगता है कि उनकी लाइफ में भी लव ब्लूम करने लगेगा। और फिर इतने में ग्रूम अपनी एंट्री करता है। उसके बाद ब्राइड को बुलाया जाता है, लेकिन हाना यहाँ पर आते आते एकदम से रुक जाती है। वो पहले ही सोशोफोबिया का शिकार थी और फिर ऊपर से दुल्हन बनकर तो वो और भी नर्वस हो जाती है। फ्यूजी आगे बढ़ता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हाना कहती है मैं नहीं कर पाऊंगी। वो ऐसा करता है कि उसका हाथ पकड़ता है और बस वेडिंग में अंदर ले जाने की बजाय उसे भगाता हुआ अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। और बस वो दोनों इतनी दौड़ लगाते हैं कि वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। उन दोनों को इस तरह से शादी से भागते हुए देखकर सारे के सारे मेहमान भी हंसते रह जाते हैं। और उसके बाद हाना कहती है कि ये सब हमने क्या किया था, क्या इस तरह से भी किसी की शादी होती है। और फ्यूजी उससे कहने लगता है कि हम कौन सा नॉर्मल पर्सन है, तो हमारी शादी कैसे नॉर्मल हो सकती है। और फिर इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि आयरीन की काउंसलिंग की क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही थी। और आज यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइजिंग गेस्ट आता है वहाँ पर काउंसलिंग लेने के लिए। और वो कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग जुंग की यानी कि हमारा विंचेंजो है। और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।